बर्फ की रानी, एक भूले हुए राज्य का रहस्य। एक बार एरेंडेल के शांतिपूर्ण राज्य में बर्फ की रानी एल्सा ने अपनी अनोखी जादुई ताकतों से शांति और खुशहाली लाई। लेकिन उसकी यह स्थिरता एक दिन टूट गई, जब उत्तर दिशा से एक अजीब बैंगनी चमक वाला तूफान उसके राज्य की सीमाओं में घुस आया। तूफान की गूंज में कुछ अनजान कहानियां छुपी थी। कहानियां किसी भूले हुए बर्फीले राज्य की, जिनका कोई अतापता नहीं था। क्या ये बस एक दंतकथा थी, या वो सचमुच एक गहरा राज छिपा रहा था? एल्सा का दिल जवाब ढूंढने को बेचैन हो उठा। जिज्ञासा और अपने कर्तव्य की आग में तपती एल्सा अकेले ही तूफान के पीछे पीछे बर्फीले जंगलों में निकल पड़ी। वहां की कड़ी ठंड और रहस्यमय रास्ते उसकी हिम्मत को परखने लगे, पर वो नहीं रुकी। अंततः उसने बर्फ के नीचे दबे एक भव्य और प्राचीन महल को खोज निकाला। महल की दीवारें एक भूले हुए समय के अंधेरे रहस्यों से भरी थी। क्या एल्सा इस राज को उजागर कर पाएगी और एरेंडेल के भविष्य को सुरक्षित रख पाएगी, या कर बैठेगी ऐसी भूल जो अधिक संकट लेकर आएगी? इस रहस्यमय यात्रा पर एल्सा के साथ चलें। जाने क्या राज छिपा था उस जमे हुए महल में। ध्यान से सुने, क्योंकि हो सकता है वो आवाजें आपके दिल में कुछ जगाना चाहती हैं। देखना न भूलें, कहानी का हर मोड़ आपको चौंका देगा। बर्फ की रानी, शक्ति, संतुलन और प्रेरणा की कहानी। उस अजीबोगरीब तूफान की आवाजों के सहारे वह बर्फ के नीचे दबे एक भव्य महल के खंडहर तक पहुंची। महल के अंदर उसे एक जादुई दर्पण मिला, लेकिन वह दर्पण उसकी छवि नहीं, बल्कि उसके भीतर के डर और भावनाओं को दिखा रहा था। दर्पण ने कहा, तुम पहली बर्फ की रानी नहीं हो और न ही आखिरी। क्या तुम अपनी शक्तियों का सच जानने और उन सभी की नियति को समझने को तैयार हो, जिन्होंने बर्फ का जादू धारण किया है? एल्सा ने साहस के साथ चुनौती स्वीकार की। दर्पण ने उसे बीते समय की झलकियां दिखाईं, जहां उसने देखा कि उससे पहले भी कई राजा और रानियां थीं, जो इसी जादू के साथ संघर्ष कर चुके थे। उन्होंने अपने पीछे सबक और रहस्यमयी वस्तुएं छोड़ी थी, जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में छिपी हुई थी। एल्सा ने हर वस्तु को ढूंढा और अपनी शक्तियों और स्वयं के बारे में गहराई से समझा। उसने जाना कि उसकी शक्ति सिर्फ एक उपहार नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी है। जब वह एरेंडेल लौटी, तो वह सिर्फ बर्फ की रानी नहीं रह गई। अब वह सर्दी की रक्षक बन गई थी। उसने न केवल अपने राज्य, बल्कि प्रकृति और मनुष्यों के बीच एक अनोखा संतुलन स्थापित किया। और इस तरह एल्सा की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों को अपने भीतर की शक्ति को समझने और स्वीकार करने का संदेश देती रही। एक बार की बात है, एक डोर के देश में एक सुंदर राजकुमारी थी जिसका नाम रूपेंजल था। रूपेंजल के लंबे सुनहरे बाल दुनिया भर में मशहूर थे, लेकिन उसकी जिंदगी एक ऊंचा सा टावर में गुजरती थी, जहां एक बुरी जादूगरनी ने यूं कैद कर दिया था। रूपेंजल का जन्म एक गरीब किसान के घर हुआ था। एक दिन उसकी माँ को एक जादूगरनी के बाग से कुछ सब्जी लेने की जरूरत हुई। जब किसान ने सब्जी चुराई, तो जादूगरनी ने उनका पकड़कर कहा कि बदले में वो उनकी बेटी को ले जाएगी। तभी से रूपेंजल उस ऊंचे टावर में रहती थी। टावर में ना कोई दरवाजा था, ना सीढ़ी, सिर्फ एक छोटा सा खिड़की था। जादूगरनी जब भी टावर में आती, वो कहती, रूपेंजल अपने बाल नीचे डालो, और रूपेंजल अपने लंबे बालों की मदद से जादूगरनी को अंदर आने देती थी। एक दिन एक राजकुमार उस टावर के पास से गुजर रहा था और रूपेंजल के मधुर गीत सुनकर रुक गया। जब उसने देखा कि जादूगरनी रूपेंजल के बालों का इस्तेमाल करके ऊपर जा रही है, तो उसने यही तरीका अपनाया। अगली रात राजकुमार ने टावर के नीचे से कहा, रूपेंजल अपने बाल नीचे डालो। रूपेंजल समझी नहीं, लेकिन उसने अपने बाल नीचे कर दिए।
राजकुमार टावर में चढ़कर अस से मिला। दोनों एक दूसरे को देखते ही मोहब्बत में गिर गए। जब जादूगरनी को पता चला कि रूपेंजल राजकुमार से मिलती है तो उसने गुस्से में उसके बाल काट दिए और उसे एक सुनसान जंगल में छोड़ दिया। राजकुमार को धोखा देने के लिए जादूगरनी ने उसके काटे हुए बाल टावर से लटका दिए। जब राजकुमार टावर पर चढ़ा, जादूगरनी ने यूं नीचे धक्का दे दिया। राजकुमार अंधा हो गया। जंगल में भटकने के बाद एक दिन राजकुमार और रूपेंजल एक दूसरे से मिल गए। रूपेंजल ने अपने आंसुओं से राजकुमार की आंखें ठीक कर दी। अब दोनों साथ थी और जादूगरनी के श्राप से आजाद हो चुके थे। राजकुमार अपने राज्य ले गया और दोनों खुशी खुशी जीने लगे और यूं उनका प्यार सब कुछ जीत गया। बार की बात है, एक राजा और एक रानी के रियासत में ठंड के मौसम में एक सुंदर महल था। एक दिन रानी अपनी सिलाई कर रही थी और खिड़की से बाहर बर्फ देख रही थी। तभी उसकी सुई चुभ गई और 3 खून की लाल बूंद नीचे गिर गई। उसने सोचा, काश मेरी एक बेटी हो जिसके बाल काले हो, त्वचा बर्फ जैसी सफेद हो और होंठ लाल हो। थोड़े समय बाद उसकी यही तमन्ना पूरी हुई। एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई जिसका नाम रखा गया स्नो वाइट। लेकिन अफसोस, रानी के जल्द ही स्वर्गवास हो गया। कुछ समय बाद राजा ने दूसरी शादी की और वो औरत बहुत सुंदर थी लेकिन दिल से बुरी थी, जलन से भरी हुई थी। उस रानी के पास एक जादू का आईना था जो हमेशा सच बोलता था। हर दिन रानी उस आईने से पूछती, आईना बता दे दुनिया में सबसे सुंदर कौन? और आईना हमेशा कहता, तुम सबसे सुंदर हो। लेकिन जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी हुई, उसकी सुंदरता और चरित्र देखते ही आईने ने एक दिन कहा, रानी तुम सबसे सुंदर हो लेकिन स्नो वाइट तुमसे ज्यादा सुंदर है। ये सुनकर रानी जलन से भर गई और उसने सोचा स्नो वाइट को खत्म करना होगा। उसने एक शिकारी को बुलाया और कहा, स्नो वाइट को जंगल ले जाओ और उसे कत्ल कर दो। सबूत के तौर पर उसका दिल लेकर आना। शिकारी स्नो वाइट को जंगल ले गया लेकिन उसकी मासूमियत और प्यारी बातें सुन के दिल पिघल गया। उसने स्नो वाइट को जिंदा छोड़ दिया और एक जानवर का दिल रानी के पास ले गया। स्नो वाइट जंगल में अकेले भटक रही थी। तभी उसने एक छोटी सी झोपड़ी देखी। झोपड़ी के अंदर हर चीज छोटी थी, छोटी कुर्सियाँ, छोटी बेड और छोटे बर्तन। वो थक कर सो गई। जब 7 बोने रात को अपने काम से वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी में कोई है। जब उन्होंने स्नो वाइट को देखा तो उसकी सुंदरता से प्रभावित हो गए। स्नो वाइट ने उनको देखा और अपनी कहानी सुनाई और बोने उसके रखवाले बन गए। जादू के आईने रानी से फिर बोला, स्नो वाइट अभी भी जिंदा है और वो बोनों के साथ जंगल में रहती है। रानी ने स्नो वाइट को मारने के लिए अलग अलग प्लान बनाया। पहली बार वो एक बूढ़ी औरत के रूप में गई और स्नो वाइट को एक सुंदर लेस बेची, लेकिन उसने लेस को इतना कस दिया कि स्नो वाइट बेहोश हो गई। बोने समय पर आए और स्नो वाइट को बचा लिया। दूसरी बार रानी एक औरत के रूप में आई जिसने जहरीली कंघी के साथ उसको दिया। स्नो वाइट ने कंघी को अपने बालों में लगाया और वो बेहोश हो गए। फिर बोनों ने उसकी जान बचाई। तीसरी बार रानी एक जहरीला सेब के साथ आई। सेब इतना लाल और रस भरा था कि स्नो वाइट ने इसे खाने के लिए मना नहीं किया। जैसे ही उसने सेब का टुकड़ा खाया वो बेहोश होकर गिर गई। इस बार बोने उसे बचा नहीं पाए और उन्होंने उसे एक सुंदर शीशे के कैफिन में रख दिया। कुछ दिन बाद एक राजकुमार वहां से गुजरा और उसने स्नो वाइट को कॉफिन में देखा। उसकी सुंदरता देखकर वो उससे बोनों से पूछता और महल में ले के जाने की उनसे इजाजत मांगी। जब बोनों ने उसे दिया, जब कॉफिन उठाने लगा तभी एक झटके में स्नो वाइट के गले से सेब का टुकड़ा निकल गया और स्नो वाइट सही सलामत वापस जिंदा हो गई। राजकुमार और स्नो वाइट ने एक दूसरे से देखा और प्यार भरी बातें और शादी करने का फैसला किया। शादी की खबर सुनकर रानी जादू के आईने से पूछती है, आईना बता दुनिया में सबसे सुंदर कौन? आईना कहता, नहीं रानी, स्नो वाइट तुमसे ज्यादा सुंदर है। गुस्से और जलन में रानी शादी में पहुंचती है लेकिन उसकी बुराई का पर्दाफाश होता है। उसे सजा मिलती है और स्नो वाइट और राजकुमार खुशी खुशी
जीवन व्यतीत करने लगते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि भलाई और मासूमियत हमेशा जीतती है और बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जंगल के किनारे एक गांव में एक नन्ही बच्ची अपनी माँ के साथ रहती थी। गांव के लोग उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड बुलाते थे। जंगल के पार रहने वाली उसकी नानी ने उसके पिछले जन्मदिन पर उसे लाल रंग का हुड वाला कोट उपहार में दिया था। वो जब भी घर से बाहर निकलती वो हुड वाला कोट जरूर पहनती थी, इसलिए उसका नाम लिटिल रेड राइडिंग हुड पड़ गया था। एक दिन उसकी माँ को खबर मिली कि लिटिल रेड राइडिंग हुड की नानी बीमार है। उसने झटपट गर्मा गर्म सूप बनाया और खाना तैयार किया। फिर रेड राइडिंग हुड से कहा कि वो अपनी नानी के घर जाकर उन्हें सूप और खाना देकर आए। लिटिल रेड अपना पसंदीदा लाल रंग का हुड वाला कोट पहनकर नानी के घर जाने के लिए तैयार हो गई। उसकी माँ एक बास्केट में सूप और खाना रखकर रेड राइडिंग को देते हुए बोली, देखो मेरी बच्ची, यहाँ से निकलकर सीधा नानी के घर जाना। रास्ते में कहीं मत रुकना, किसी अजनबी से बिल्कुल बात मत करना। लिटिल रेड ने माँ को विश्वास दिलाया कि वो सीधे नानी के घर जाएगी और उन्हें सूप और खाना देकर शाम तक वापस आ जाएगी। बास्केट हाथ में उठाए रेड राइडिंग हुड चल पड़ी। उछलते कूदते नाचते गाते वो नानी के घर की ओर चली जा रही थी। रास्ते में जंगल पड़ा। जब वो जंगल पार करने लगी तो झाड़ियों के पीछे छुपे हुए एक दुष्ट भेड़िए की नजर उस पर पड़ गई। उसके मुंह में पानी आ गया। वो बास्केट में रखे खाने के साथ साथ लिटिल रेड राइडिंग हुड को भी खाने के लिए मचलने लगा। उसने झाड़ियों के पीछे से लिटिल रेड राइडिंग हुड को आवाज दी, और नन्ही बच्ची कहाँ जा रही हो? लिटिल रेड ने पलट कर देखा तो झाड़ियों के पीछे खड़े भेड़िए को देखकर डर गई। लेकिन भेड़िया बहुत चालाक था। वो बड़े ही प्यार से बोला, डरो मत बच्ची, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। बस तुम मुझे बड़ी प्यारी लगी, इसलिए तुमसे बात करने का मन हुआ। बताओ तो सही, कहाँ जा रही हो? मैं अपनी नानी के घर जा रही हूँ, वो बीमार है। मुझे उनको सूप पिलाना है और खाने का सामान भी देना है। लिटिल रेड राइडिंग हुड बोली। ये सुनने के बाद भेड़िया ने सोचा कि बास्केट में रखे खाने और लिटिल रेड राइडिंग हुड के पहले क्यों ना इसकी बूढ़ी नानी को ही खाया जाए। फिर वो बोला, नन्ही बच्ची, तुम अपनी नानी के लिए खूबसूरत फूल लेकर क्यों नहीं जाती? फूल देखकर तुम्हारी नानी खुश हो जाएंगी। भेड़िया की ये बात राइडिंग हुड को जच गई और वो जंगल से फूल चुनने लगी। इस बीच भेड़िया भागकर उसकी बूढ़ी नानी के घर पहुंच गया और उसे जिंदा ही निगल गया। फिर उसका स्कार्फ बांधकर कंबल ओढ़कर बिस्तर पर लेट गया। इधर फूल चुनकर लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी नानी के घर पहुंची। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर गई तो देखा उसकी नानी बिस्तर पर लेटी हुई है। लिटिल रेड राइडिंग हुड इस बात से अनजान थी कि भेड़िया उसकी नानी को निकलकर खुद बिस्तर पर लेट गया है। वो बिस्तर के पास गई और बोली, नानी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, भेड़िया कंबल ओढ़े हुए ही बोला। भेड़िया की भारी आवाज सुनकर लिटिल रेड चौंक गई और बोली, नानी, ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? ये इतनी भारी कैसे हो गई? वो इसलिए बेटी, ताकि मैं तुम्हारा अच्छी तरह स्वागत कर सकूं, नानी बना भेड़िया बोला। लिटिल रेड बिस्तर के थोड़ा और करीब गई तो उसे भेड़िया के बड़े कान दिखाई पड़े। उसने पूछा, नानी, तुम्हारे कान इतने बड़े कैसे हो गए? वो इसलिए बेटी, ताकि तुम्हारी आवाज में अच्छे से सुन सकूं। लिटिल रेड उठ के बिस्तर और करीब पहुंची तो उसे भेड़िया का बड़ा सा मुंह दिखाई पड़ा। उसने पूछा, नानी, तुम्हारा मुंह इतना बड़ा कैसे हो गया? वो इसलिए ताकि मैं तुम्हें अच्छे से खा सकूं, कहकर भेड़िया ने कंबल फेंककर लिटिल रेड को अच्छे से पकड़ लिया। लिटिल रेड भेड़िया को देखकर चिल्लाने लगी, लेकिन भेड़िया उससे जिंदा निकल गया। पेट भरकर जाने के बाद भेड़िया बिस्तर पर लेट गया
और कुछ देर बाद सो गया। इधर जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा था। उसने लिटिल रेड हुड के चिल्लाने की आवाज सुन ली थी। वो मदद के लिए वहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि एक भेड़िया खर्राटे मारते हुए बिस्तर पर सो रहा है। भेड़िए का फूला हुआ पेट देखकर उसे शक हुआ। उसने कुल्हाड़ी से उसका पेट चीर दिया। अंदर से लिटिल रेड राइडिंग हुड और उसकी नानी बाहर निकल गए। फिर लकड़हारा बाहर से कुछ पत्थर ले आया और उसे भेड़िया के पेट में डाल दिया। लिटिल रेड राइडिंग हुड और उसकी नानी ने भेड़िया का पेट सिल दिया। फिर वो तीनों छुप गए। कुछ देर बाद भेड़िया उठा। उसे बहुत ही जोरों की प्यास लग रही थी। प्यास बुझाने वो नदी की ओर जाने लगा। लकड़हारा उसका पीछा करने लगा। नदी पहुंचकर भेड़िया जैसे ही पानी पीने के लिए झुका, पत्थरों के बोझ के कारण खुद को संभाल नहीं पाया और नदी में गिरकर डूब गया। लकड़हारे ने जाकर लिटिल रेड हुड और उसकी नानी को भेड़िए के नदी में डूबने की बात बताई। दोनों ने लकड़हारे को धन्यवाद दिया क्योंकि इसकी वजह से उन दोनों की जान बच पाई थी। लिटिल रेड हुड को एहसास था कि माँ की बात न मानने के कारण आज उसके साथ उसकी नानी को भी जान बन पाई थी। उसने फैसला किया कि वो हमेशा बड़ों का कहना मानेगी। अरेंडेल का मौसम बहुत अजीब हो गया था। बर्फ रुक ही नहीं रही थी। पेड़ जम गए थे और नदियाँ भी ठंडी हो चुकी थी। रानी एल्सा बहुत चिंतित थी। उसने कहा, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे उत्तर दिशा से कोई आवाज बुला रही है। वो अपनी बहन अन्ना, क्रिस्टोफ, स्वेन और ओलाफ के साथ निकल पड़ी। वे पहाड़ों को पार करते गए, ठंडी हवाओं से लड़े और पहुंच गए दर्पणों के पहाड़ पर। वहां उन्हें एक नीला चमकदार क्रिस्टल मिला, ऋतुओं का क्रिस्टल। मणि वो टूटा हुआ था। अचानक वहां एक जादुई आत्मा आई, आधी आग और आधी बर्फ जैसी। फायर, उसने कहा, ग्रेटर दैन, अगर तुम संतुलन चाहती हो तो किसी को अपनी शक्ति छोड़नी होगी। एल्सा सोच में पड़ गई। अगर मैं अपनी शक्ति छोड़ दूंगी तो अरेंडेल में कभी बर्फ नहीं गिरेगी, पर अगर नहीं छोड़ी तो सब जम जाएगा। अन्ना ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारा प्यार है, न कि तुम्हारा जादू। चमकता दिल। एल्सा मुस्कुराई, आंसू पोंछे और क्रिस्टल को छुआ। उसकी सारी शक्ति उसमें समा गई। वन पहाड़ रोशनी से भर गया। फिर सब शांत हो गया। अन्ना ने देखा, एल्सा गायब थी। आसमान से हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। हर बर्फ के फाहे में नीली चमक थी। अब एल्सा ऋतुओं की आत्मा बन चुकी थी। वो हर मौसम में प्यार और संतुलन बनाए रखती थी। हर साल वसंत आने से पहले हल्की बर्फ गिरती थी और सब कहते, देखो हमारी एल्सा फिर लौट आई है। वन सीख, प्यार और त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है। एल्सा और अन्ना दो प्यारी बहनें हंसी खुशी से भरी है ये गजलें। बर्फ में खेले गाना, दोनों मिलके मुस्कुराना। ओ एल्सा, ओ अन्ना, अन्ना दोनों है सबसे प्यारी दुलारा। एल्सा बोले मैं बर्फ बनाऊं, अन्ना बोले मैं खेल दिखाऊं। दोनों दौड़े फिसले हंसे, मजेदार दिन क्या कहे। ओ एल्सा बर्फ की रानी, अन्ना है दिल की कहानी। अरे शाम हुई तारे चमके, दोनों बहनें हंसकर थकी हैं। एक ने दी चॉकलेट प्यारी, दूसरी बोली बहन तुम्हारी। एल्सा और अन्ना प्यारी जोड़ी से, दोनों है दिल की मोती। ला 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 एल्सा अन्ना, ला 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 ला। दोनों मिलके मुस्कुराना। ओ एल्सा, ओ अन्ना, अन्ना दोनों है सबसे प्यारी दुलारा। एल्सा और अन्ना दो प्यारी बहनें हंसी खुशी से भरी है ये गजलें। बर्फ में खेले गाना, दोनों मिलके मुस्कुराना। ओ एल्सा, ओ अन्ना दोनों है सबसे प्यारी दुलारा। एल्सा बोले मैं बर्फ बनाऊं, अन्ना बोले मैं खेल दिखाऊं।
दोनों दौड़े फिसले हंसे मजेदार दिन क्या कहे ओ एल्सा बर्फ की रानी अन्ना है दिल की कहानी शाम हुई तारे चमके दोनों बहनें हंस कर थके एक ने दी चॉकलेट प्यारी दूसरी बोली बहन तुम्हारी एल्सा और अन्ना प्यारी जोड़ी से दोनों रहे दिल की La 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 Elsa Anna la 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 la